हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम कल्याण अर्थशास्त्र का परिचय, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन की चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, अभी तक हमने मांग सिद्धांत, उत्पादन सिद्धांत, वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत तथा साधन कीमत निर्धारण की विस्तृत चर्चा की थी। अब हम कल्याण अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, कल्याण अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की आदर्शात्मक शाखा है, नॉर्मेटिव ब्रांच है। यह निर्णय तथा सुझाव से संबंध रखता है, यानी जजमेंट और प्रेस्क्रिप्शन से संबंध रखता है। कल्याण अर्थशास्त्र में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि आर्थिक क्रिया को किस प्रकार संपन्न किया जाए ताकि अधिकतम आर्थिक कल्याण प्राप्त हो। विद्यार्थियों, कल्याण अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम अर्थव्यवस्था में आर्थिक नीतियों एवं व्यवस्थाओं की कुशलता को अधिकतम कल्याण यानी मैक्सिमम सोशल वेलफेयर के संदर्भ में देखते हैं। यानी कल्याणवादी अर्थशास्त्र का जो केंद्र बिंदु है वह है सामाजिक कल्याण को अधिकतम करना, यानी मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर है। तो इसके लिए आर्थिक नीतियों के प्रतिपादन, उनके क्रियान्वयन एवं उनके मूल्यांकन एवं आवश्यक सुधार इत्यादि कल्याणवादी अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है। और आधुनिक युग में कल्याणवादी अर्थशास्त्र, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, आर्थिक विश्लेषण की एक महत्वपूर्ण शाखा के रूप में उभर कर आया है, क्योंकि आजकल की कई आर्थिक कल्याण नीतियों के लिए यह उत्तरदायी है। विद्यार्थियों, कल्याणवादी अर्थशास्त्र को यदि हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो सबसे पहले हम उपयोगितावादी विचारक बेंथम को ले सकते हैं, जिन्होंने कल्याणवादी अर्थशास्त्र की आधारशिला रखी और उन्होंने अपने प्रसिद्ध वाक्य अधिकतम संख्या को अधिकतम सुख, यानी द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू द ग्रेटेस्ट नंबर की धारणा उन्होंने प्रस्तुत की थी। हालांकि जो प्राचीन अर्थशास्त्री हैं या जो हमारे आर्थिक विचार हैं उसमें कल्याणवादी अर्थशास्त्र का विचार समाहित है, लेकिन हम बेंथम के इस कथन को कल्याणवादी अर्थशास्त्र की आधारशिला के रूप में देख सकते हैं। इसके बाद J.H. हॉब्सन, जो कि अंग्रेज अर्थशास्त्री थे, इन्होंने भी इंग्लैंड की दयनीय सामाजिक व्यवस्था में सुधार के लिए अर्थशास्त्र को प्रभावी साधन के रूप में अपनाने पर जोर दिया था। अमेरिकी अर्थशास्त्री हेनरी क्ले ने भी अपनी पुस्तक में कल्याणवादी आर्थिक विचारधारा का समर्थन किया था। विद्यार्थियों, आर्थिक विश्लेषण की एक अलग शाखा के रूप में कल्याणवादी अर्थशास्त्र का जन्म हम 1920 में पीगू की प्रसिद्ध पुस्तक इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, कल्याण का अर्थशास्त्र से इसको देख सकते हैं। और इसलिए पीगू को कल्याण अर्थशास्त्र का कई बार जनक भी कहा जाता है। तो कल्याण अर्थशास्त्र के विकास में पीगू का बहुत बड़ा योगदान है। फिर इसके बाद हम मार्शल एली, इन अर्थशास्त्रियों ने भी पीगू के कल्याणकारी अर्थशास्त्र के विकास में अपना योगदान दिया था। और कल्याणवादी अर्थशास्त्र की चर्चा में परेटो ने सामान्य इष्टतम स्थितियों, जनरल ऑप्टिमम कंडीशंस के आधार पर सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने का प्रयास किया।
विद्यार्थियों, कल्याणवादी अर्थशास्त्र के विकास में प्रोफेसर कॉल्डोर, हिग्स, सिटोबस्की, बर्गसन, सैमुअल्सन, केनेथ जे एरो, आर.जी. लिप्से, केल्विन लंकास्टर इत्यादि अर्थशास्त्रियों का कल्याणवादी अर्थशास्त्र के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। तो वर्तमान में कल्याणवादी अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की एक विशिष्ट शाखा के रूप में स्थापित है। हम कल्याणवादी अर्थशास्त्र को समझने के लिए, वेलफेयर इकोनॉमिक्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले कल्याण शब्द को स्पष्ट करना चाहिए या कल्याण शब्द को समझना चाहिए कि हम अर्थशास्त्र में उसको किस रूप में लेते हैं। तो विद्यार्थियों, जहाँ तक कल्याण की बात है, हम सामान्य कल्याण और आर्थिक कल्याण की अब चर्चा करते हैं। जनरल वेलफेयर एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। विद्यार्थियों, जो सामान्य कल्याण है वह सभी आर्थिक तथा गैर आर्थिक वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित होता है जिनसे किसी समाज में रह रहे व्यक्तियों की उपयोगिताएं या संतुष्टियां प्रभावित होती हैं। और इस कारण जो कल्याण है, सामान्य कल्याण है, एक विस्तृत एवं जटिल अवधारणा है और कल्याण को मापना बहुत कठिन है क्योंकि यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। इसलिए प्रोफेसर पीगू ने सामान्य कल्याण के विचार को अर्थशास्त्र में आर्थिक कल्याण तक ही सीमित रखा है और प्रोफेसर पीगू कहते हैं आर्थिक कल्याण सामान्य कल्याण का वह भाग है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा रूपी मानदंड से संबंधित किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम आर्थिक कल्याण का अर्थ एक व्यक्ति द्वारा आर्थिक वस्तुओं और सेवाओं के प्रयोग से प्राप्त संतुष्टि या उपयोगिता से संबंधित कर सकते हैं जिन्हें वह मुद्रा के द्वारा विनिमय जिनको कर सकता है, जिन वस्तुओं और सेवाओं को वह मुद्रा के द्वारा विनिमय कर सकता है। हालांकि पीगू की इस परिभाषा को, विचार को कई अर्थशास्त्री इससे सहमत नहीं हैं क्योंकि एक व्यक्ति का जो कल्याण है वह आर्थिक और गैर आर्थिक दोनों ही तत्वों पर निर्भर करता है। लेकिन विद्यार्थियों, गैर आर्थिक तत्वों की गणना करना, मापना सरल नहीं है। इसलिए हम अर्थशास्त्र में कल्याण सिद्धांत में गैर आर्थिक तत्वों को स्थिर मानते हुए हम आर्थिक तत्वों पर ही विचार करते हैं। तो विद्यार्थियों, मैं समझती हूँ कि सामान्य कल्याण और आर्थिक कल्याण की जो अवधारणा है आपको स्पष्ट हो गई होगी। अब बात करते हैं हम वैयक्तिक कल्याण और समाज कल्याण, इंडिविजुअल वेलफेयर एंड सोशल वेलफेयर। विद्यार्थियों, जो व्यक्ति का कल्याण है, हम जानते हैं कि जो इंडिविजुअल वेलफेयर है वह व्यक्ति की मन स्थिति या उसकी चेतना में रहता है और वह संतुष्टियों और उपयोगिताओं पर निर्भर करता है। और जो समाज कल्याण है वह एक ग्रुप या सोसाइटी का कल्याण है जिसमें सभी व्यक्ति शामिल हैं। यानी हम ये भी मान सकते हैं कि जो समाज कल्याण है वह व्यक्ति कल्याणों का या इंडिविजुअल वेलफेयर्स का योग है। लेकिन समाज में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से
भिन्न होता है, भिन्न रूप से सोचता है, भिन्न रूप से काम करता है। तो अर्थशास्त्री समाज कल्याण को मापने के संदर्भ में दो धारणाएं प्रस्तुत करते हैं कि हम किस प्रकार समाज कल्याण को माप सकते हैं। और ये दो धारणाएं हैं परेटो का उन्नति या सुधार विचार या धारणा, जिसमें हम देखते हैं कि समाज कल्याण उस समय बढ़ता है जब किसी भी व्यक्ति की स्थिति पहले से बुरी हुए बिना समस्त समाज की स्थिति को पहले से अच्छा बना दिया जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि एक या अधिक व्यक्तियों की स्थिति पहले से अच्छी हो जाती है और जो कुछ व्यक्ति हैं पहले से ना तो अच्छी स्थिति में हो और ना बुरी स्थिति में हो। यानी किसी भी समाज के किसी भी व्यक्ति की स्थिति पहले से खराब हुए बिना समाज की स्थिति या समस्त समाज की स्थिति या समाज में रहने वाले कुछ लोगों की स्थिति पहले से यदि अच्छी हो जाए तो समाज कल्याण बढ़ता है। और दूसरी धारणा है विद्यार्थियों कि समाज कल्याण उस समय बढ़ता है जब कल्याण का वितरण किसी रूप में पहले से अच्छा हो जाए। कहने का मतलब ये है कि समाज में दूसरों को कुछ व्यक्तियों की अपेक्षा पहले से अच्छा बना दिया जाए, यानी कल्याण का अपेक्षाकृत उचित वितरण हो जाए। तो इस प्रकार हम इन तरीकों से समाज कल्याण को माप सकते हैं। समाज कल्याण यानी आर्थिक दृष्टिकोण से इसका मतलब है कि समाज का कल्याण जिसमें या तो हम परेटो की उन्नति अवधारणा ले सकते हैं या वितरणात्मक उन्नति ले सकते हैं, या दोनों प्रकार की उन्नति समाज में हो तो समाज कल्याण बढ़ता है। विद्यार्थियों, कल्याणवादी अर्थशास्त्र को समझने के लिए हमें इस अवधारणा यानी मूल्य निर्णय को भी समझना होगा, क्योंकि कल्याणवादी अर्थशास्त्र में मूल्य निर्णय वैल्यू जजमेंट लेने पड़ते हैं, जैसे कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, आमदनी और धन को किस प्रकार वितरित किया जाए। और इस प्रकार के निर्णय वर्तमान और भविष्य के संबंध में करने पड़ते हैं। हालांकि इन निर्णयों में काफ़ी कठिनाइयां हैं। तो अर्थशास्त्र में, कल्याणवादी अर्थशास्त्र में हम वैल्यू जजमेंट शब्द का हम बार बार प्रयोग करते हैं। तो वैल्यू जजमेंट का मतलब है ऑल ethical judgments and statements which performs recommendatory, influential and persuasive functions are value judgment। यानी ऐसे सभी नैतिक निर्णय और वक्तव्य या कथन जो सिफारिशी या प्रभावात्मक और मनवाने का काम करते हैं वो वैल्यू जजमेंट होते हैं। वैल्यू जजमेंट के अंतर्गत हम ले सकते हैं कि आर्थिक विकास में तेजी होनी चाहिए, आर्थिक असमानताओं को, आय संबंधी विषमताओं को कम करने की ज़रूरत है। इस प्रकार के जो सभी कथन हैं वह वैल्यू जजमेंट होते हैं। और चूंकि कल्याण शब्द एक नीति विषयक शब्द है इसलिए इसमें वैल्यू जजमेंट लिए जाते हैं। विद्यार्थियों, वैल्यू जजमेंट में काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं, क्योंकि समाज के प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने मूल्य संबंधी निर्णय होते हैं, उचित अनुचित सीमाओं के बारे में अपने अपने विचार होते हैं और इनके विचार, अलग अलग व्यक्तियों के विचार उनके
दृष्टिकोणों से, उनके धर्म से, उनके दर्शन संबंधी या राजनीति संबंधी विचारों से प्रभावित होते हैं। तो इसलिए जो अर्थशास्त्री हैं उनके लिए ये बड़ा कठिन काम है कि अलग अलग व्यक्तियों के मूल्य निर्णयों को या वैल्यू जजमेंट्स को इकट्ठा करके नीति संबंधी सलाह प्रदान करें। इसलिए कल्याण अर्थशास्त्र का जो विषय है वह बहुत जटिल माना गया है और इसके अंतर्गत जो उपयोगिताएं हैं, जो यूटिलिटीज हैं, उनकी इंटरपर्सनल कंपैरिजन भी करना पड़ता है। विद्यार्थियों, जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने विभिन्न कठिनाइयों के बावजूद समाज के कल्याण को अधिकतम करने के लिए आधार सुझाए हैं और उनका ये प्रयास रहा है अर्थशास्त्रियों का कि अर्थव्यवस्था में साधनों का उपयोग कार्यकुशलता से किस प्रकार किया जाए या उत्पादन का किस प्रकार समताकारी वितरण हो और किस प्रकार अर्थशास्त्र में आय एवं धन की जो वितरण है वो समताकारी हो ताकि लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। तो ये सब बातें हम कल्याणवादी अर्थशास्त्र में, वेलफेयर इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों, आज के लिए अब इतना ही पर्याप्त है। अगले वीडियोज में हम कल्याणवादी अर्थशास्त्र के विश्लेषण को, अध्ययन को और आगे बढ़ाएंगे। अभी के लिए इतना ही पर्याप्त है। थैंक यू।